तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके 400 प्लस है ना, ये ऐसे तो 500 के आसपास प्रश्न है यह, है ना। तो 500 प्लस जो है हम यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं। सारे प्रश्न का वर्जन दोस्तों हिंदी में है ना। तो इंग्लिश में ये प्रश्न नहीं थे, क्योंकि यह प्रश्न जो है डायरेक्ट किसी और जगह से लिए हैं। इंग्लिश का जो है इनका वर्जन नहीं था। तो अगर इंग्लिश वाले जो है मैनेज कर सकते हैं तो आप देख लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। इससे आपका जो है जो भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इनमें से जो है कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी बने। ठीक है, कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यह सीरीज जो है काफ़ी लंबी होने वाली है, तो जल्दी से हम जो है इसे शुरू करते हैं। और प्रश्नों के आंसर में अगर दोस्तों आपको कहीं गड़बड़ी नज़र आती है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है कि तत्वों को आवर्त सारणी के समूह में रखने का आधार क्या है। तो तत्वों को, इसका क्या है दोस्तों, आपका वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन है ना, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन से एक ही आवर्त के तत्व हैं। तो सोडियम क्लोराइड तीसरे आवर्त का तत्व है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कौन सा है आपका, सोडियम क्लोराइड तीसरे आवर्त में आता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करो यदि वह तीसरे आवर्त, और तीसरे आवर्त में आपको पता है सातवें समूह, तो कौन सा है आपका 17 क्लोरीन। ठीक है, किस तत्व का नाम लोरेंट्स बर्कले है ना। तो बर्केलियम और लोरेंशियम, इनका नाम जो है इसके नाम पर पड़ा है, इन दोनों का नाम। अगला है बताओ एक ही समूह के तत्व समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जैसे आपने देखा होगा एस ब्लॉक का समान, पी ब्लॉक का समान, डी का समान रहता है ना, एफ का है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन एस में आते हुआ इस कक्षक पी में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों आवर्त सारणी में वर्गीकरण में निम्न कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक नहीं है। क्योंकि जो आपके कक्षक भरे जाते हो कैसे भरे जाते हैं दोस्तों, पहले 3p में, फिर उसके बाद भरे जाता है 4s में, फिर उसके बाद किस में जाता है 3d में। ठीक है, ये क्रम फॉलो करता है, ये वाला नहीं करता, पहले 3d में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। अगला है निम्न में से कौन सा उभयधर्मी तत्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंटीमनी आपका कैसा है, उभयधर्मी तत्व है। बेरिलियम के गुण जो मिलते हैं दोस्तों आपके मिलते हैं किसके साथ, आपका ये है आपका एल्यूमिनियम के साथ मिलते हैं। अगला है दोस्तों परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व किस आवर्त में रखा गया है। तो 20 वाला तत्व दोस्तों सबसे पहले देखो, तो पहले आता है हाइड्रोजन हीलियम है ना। तो ये आते हैं आपके एक है ना। दूसरे में जो आता है आपका दूसरे आवर्त में वो आता है आपका कौन सा, दूसरे आवर्त में जो दोस्तों आपका आता है वो आता है आपका लिथियम से लेकर कहाँ तक आपका नियोन तक। ठीक है, और तीसरे आवर्त में आता है दोस्तों आपका सोडियम से लेकर आपका ये आता है आपका क्लोरीन आर्गन तक है ना, 18 तक। और चौथे आवर्त में जो आता है दोस्तों आपका वो आता है कौन सा, पोटेशियम से लेकर आपका जो भी क्रिप्टॉन है या इससे ऊपर है ना, ये आते हैं। तो आप देख लेना पांचवा आवर्त कहाँ से शुरू होता है, पांचवें आवर्त जो है रुबिडियम से शुरू होता है। ठीक है, पांचवा अर्थ कहाँ से शुरू होता है आपको कमेंट करना है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है किसी तत्व का विन्यास NH2 NP4 है, तो इसके समूह का वो आवर्त की स्थिति होगी यदि n बराबर 3 है। तो n बराबर यदि 3 है थोड़ा, तो क्या होगा दोस्तों 3p4 है ना, 3s2 और 3p4। तो क्या होगा 3s2 3p4 किसका होगा दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, फिर आपको ये जोड़ने हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीसरे आवर्त और 16 समूह। ठीक है, ये सल्फर का होगा पक्का है ना। तत्व का नाम बताओ यदि विन्यास दिया है, ये विन्यास आपके पास दिया है n बराबर 4 है, तो n-1 DNS की 4s2। ठीक है, 4s2 किसका आएगा आपका, तो ये आएगा दोस्तों आपका किसका आएगा आपका, ये आएगा दोस्तों आपका 4s2, ये आएगा आपका किसका, जो आपका स्केडियम वैनेडियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम आएगा। ठीक है, अगला है यदि बाहरी कक्षा का विन्यास n बराबर 6 के लिए है 6s2, ये तो किस में आएगा, गैडोलियम, यूरेनियम, लेड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गैडोलियम। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य कमी थी, तो इसमें क्या थे दोस्तों, जो बहुत सारे तत्व कैसे थे समस्थानिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न क्रमांक वाला तत्व 9, 7, 35, 16 ये आते दोस्तों आपके फ्लोरीन, क्लोरीन। 35 किसका हुआ आपका ब्रोमीन और आयोडीन, और ये लास्ट वाला जो भी है तो ये किस में आते हैं आपके हेलोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है परमाणु क्रमांक 106 वाला तत्व होगा, 106 वाला तत्व किस ब्लॉक में होगा दोस्तों, है ना। तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो ये होगा आपका डी ब्लॉक में। ठीक है,
15 का सी। ठीक है। अगला है दोस्तों कि क्षारीय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत होगा। तो जो क्षारीय तत्व है दोस्तों आपके क्या रहते हैं, क्षारीय तत्व, है ना। तो कौन से होते हैं आपके, तो राइट आंसर क्या है इसका, जो एस ब्लॉक में रहते हैं आपका, है ना, आपने पढ़ा होगा एल्केलाइन मेटल। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो 16 के क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। अगला है आवर्त सारणी के निरूपक तत्वों में निम्न होगा। निरूपक तत्व में कौन सा होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त प्रदर्शित करता है तो परमाणु संख्या, परमाणु भार, मुख्य क्वांटम संख्या या द्विगंशीय क्वांटम संख्या, सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लेना। जो आवर्त सारणी पर आवर्त प्रदर्शित करता है वो क्या प्रदर्शित करता है आपका, मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इनमें से आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है। नहीं है दोस्तों, पहला पी ब्लॉक में 6 खड़े खाने, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। डी ब्लॉक में 8 नहीं कितने 10, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका जो है सही नहीं है। ठीक है। बाकी सारे सही है, आप देख लेना। अगला है इन तत्वों में कौन सा युग्म एस ब्लॉक को प्रदर्शित करता है। तो जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस में आते हैं वो एस ब्लॉक को प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों आपका, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। तो देखिए 3 का अगर आप निकालोगे तो 1s2 2s1, है ना, आगे ना इसमें। और 12 का भी वैसे निकालना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। तो ये आ गया इसका 6 4 10 और 2 12, तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों एस ब्लॉक के तत्व हैं। अगला है 10वां तत्व कौन से आवर्त में होगा। तो जो 10वां तत्व है दोस्तों आपका वो होगा आपका सेकंड आवर्त में। ठीक है। नियोन, है ना, 10वां कौन सा आपका नियोन है, तो किसमें होगा आपका सेकंड आवर्त में। IUPAC UUN, ये आप IUPAC नेम लिख लें। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो यू का रहता है इसका मतलब रहता है अन, और जो छोटा यू इसका मतलब रहता है अन, और एन का मतलब रहता है नील। ठीक है। अन अनिल, अन का मतलब रहता है एक, अन का मतलब एक, और नील का मतलब रहता है 0। तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो 110 इसका राइट आंसर होगा। दीर्घ आवर्त सारणी का पता चलेगा, कैसे चलेगा दोस्तों पता, तो दीर्घ आवर्त सारणी का पता हमें कैसे चलेगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य क्वांटम संख्या से ज्ञात होने पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित की जा सकती है तो किसके द्वारा। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व है दोस्तों, संक्रमण तत्व जिन्हें कहा जाता है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहती है, परिवर्तनशील रहती है। ठीक है। अगला है तृतीय आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या सोडियम से क्लोरीन तक क्रमशः कैसी रहेगी। परमाणु त्रिज्या आपको बताना है। तो क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर क्या करता है, इंक्रीज होता है ना, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो सोडियम से क्लोरीन तक जाने पर जो क्या होती है, क्रमशः घटती है, कम होती है, बढ़ती नहीं घटती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रक्षण प्रभाव, है ना, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है दोस्तों, डी इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है, ये होता है पी इलेक्ट्रॉनों से कम कम होता है। ठीक है। पी इलेक्ट्रॉनों से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी है ना। कौन सा प्रश्न था, तो 26, तो राइट आंसर है हाँ ऑप्शन नंबर डी है। अगला है इनमें से किसकी अधिकतम आयनिक त्रिज्या है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक त्रिज्या किसकी होगी, जिसमें जो सबसे बड़ा आकार वाला होगा। ठीक है। तो ये है CGM की, है ना, इसकी जो है आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका, ऑप्शन नंबर 27 का क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है इनमें से किस आयन का आकार कम होगा। जो कम आकार होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका आकार कम होगा। याद रखना, अगर आपसे आयन का आकार पूछा जाता है तो जिसमें सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका आकार कैसे होगा, कम होगा, है ना। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही आकार क्या होगा, आकार जो है आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको क्रम बता दूँ, आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। तो सबसे बड़ा जो आकार होगा O2 2- होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, 2 माइनस है। ठीक है। उसके बाद O2- का होगा, है ना। फिर उसके बाद किसका होगा, O2 का होगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो सबसे कम किसका होगा, O2+ का, है ना। तो सबसे कम जो आकार है वो किसका है, ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी है ना। जिसका जितना जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उसका आकार उतना कम। SPDF इलेक्ट्रॉनों का रक्षण प्रभाव निम्न के अनुसार होगा, तो कैसा होगा, राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बताना है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। SPDF, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार होगा। अगला है दोस्तों, किसी तत्व के गुणों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, इनमें से कौन सा गुण संयोजकता इलेक्ट्रॉन से प्रभावित नहीं होता। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कौन सा गुण प्रभावित नहीं होता, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय भार, है ना। इन सभी में क्या समानता है, ये दोनों क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है।
इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं, है ना। क्योंकि इन सभी में देखोगे आप तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है। काउंट कैसे करोगे, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, है ना। तो इसमें है 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ आपको जोड़ना है, तो कितना आएगा 10, ठीक है। O2 कितना होता है, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 और 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 कितना हुआ 10, ठीक है। फ्लोरीन का आपको पता है 9 + 1 10, ठीक है। अब सोडियम देखिए दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, और प्लस है, जहाँ पर आपको प्लस है वहाँ आपको माइनस करना है, तो 11 - 1 10। इसी प्रकार एल्यूमिनियम आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का जो 13 रहता है परमाणु क्रमांक, अब कितना 13 माइनस प्लस 3 है ना, तो -3 करेंगे तो कितना आएगा 10। तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयनिक त्रिज्या का सही क्रम होगा। तो आयनिक त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा आपको बताना है। तो जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ज़्यादा, है ना। तो आयनिक त्रिज्या ये है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर O2 में है, फिर F में है, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, और सबसे कम जो आयनिक त्रिज्या रहेगी आपका ऑप्शन नंबर ए की, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयनिक त्रिज्या N3 की, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 3 स्टार लगा देना, ठीक है। अगला है सबसे कम आकार होगा, सबसे कम आकार किसका होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन ठीक है, तो कौन सा कथन ठीक, x - आयन बड़ा होगा x परमाणु से, बिल्कुल यही आपका सही है, बाकी आपके गलत है। अगला है निम्न तत्वों का अधात्विक क्रम होगा। तो अधात्विक क्रम आपको देखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, है ना। सबसे ज़्यादा अधातु है आपका ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन है, फिर सल्फर है, फिर फास्फोरस है। तो ये अधात्विक क्रम है, आप नोट कर लेना। अगला है आयनिक ऊर्जा किस आवर्त में किस प्रकार प्रभावित होती है। तो आयनिक जो ऊर्जा रहती है दोस्तों, क्या होती है आपको बताना है आवर्त सारणी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना, बाईं से दाईं तरफ पड़ती है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रथम आयनन विभव लिथियम का तत्व होगा। तो कौन सा होगा, प्रथम आयनन विभव लिथियम तत्व का होगा बेरिलियम से अधिक, बेरिलियम से कम। तो क्या होगा, जो आयनन विभव है तो ये होगा दोस्तों आपका बेरिलियम से कम, ठीक है। अगला है आयनीकरण विभव नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है नाइट्रोजन में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पी कक्षक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में आयनन ऊर्जा का सही क्रम, इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों, जो नाइट्रोजन की है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कार्बन से भी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है सम आयनिक आयनों की में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी। तो सबसे कम जो आयनन ऊर्जा होगी दोस्तों किसकी होगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आयनन ऊर्जा उसकी कम होगी जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। क्योंकि यहाँ से जो आप S2- से दोस्तों यहाँ से आप जो है इलेक्ट्रॉन आयनिक आयनन ऊर्जा क्या होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके सल्फर के पास जो है, सल्फर का वैसे पूरा ऊपर से इसके पास 2 और दे दिए है ना, तो 2 और इनको तोड़ना, ये इलेक्ट्रॉन है इनको तोड़ना आसान रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम के पास दोस्तों, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही माइनस हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही गायब हो चुके हैं। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन लेने में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा कथन ठीक है, निम्न समूह में आयनन ऊर्जा का संबंध है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका 41 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। कार्बन की प्रथम आयनन ऊर्जा जो है बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अगला है दोस्तों, यदि सोडियम का आयनन विभव का मान 5.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पोटेशियम का कितना होगा, 42, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, अभी हमने किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका 43 का ऑप्शन नंबर सी, ये आप पढ़ लेना। अगला है दोस्तों आपको ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्रम दोस्तों आपको याद रखना है। ये है आयनीकरण एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा होती है नियोन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। देखिए नाइट्रोजन की जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और फिर देखिए बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है, ठीक है।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर देखिए बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, है ना। बाकी दोस्तों क्रम कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला है इनमें से कौन सा गुण समूह में नीचे जाने पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विपरीत गुण रखते हैं, तो कौन सा रखता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इनमें से कौन सा अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्लोरीन की ज़्यादा रहती है ना। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद्युत बंधुता जो है क्लोरीन की ज़्यादा रहती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज़्यादा रहती है। तो दोनों कन्फ्यूजन वर्ड है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। जहाँ पर बंधुता आएगी तो क्लोरीन लगा देना। ठीक है, क्लोरीन के सापेक्ष हाइड्रोजन होती है तो क्या होती है, विद्युत धनात्मक, है ना। अब HCl है ना, जब टूटेंगे तो Cl माइनस और H पॉजिटिव, है ना, क्या होगा, धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि ए और बी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः 1.20 4.0 हो तो ए बी बंद कितने आयन प्रतिशत आयनिक होगा, तो कितने होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 73.6%। ठीक है, हैलोजन जो आसानी से अपचयित हो जाते हैं तो कौन से दोस्तों आपका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपचयित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर है। अगला है XYZ तथा T जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, इनमें कौन सा अधिकतम धनात्मक तत्व होगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला है किसी अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व का विन्यास होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों आपका, है ना, जिसमें जो है अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व का विन्यास कितना होगा दोस्तों आपका, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्युत ऋणी तत्वों का अधिक जो विन्यास है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करता है क्योंकि 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 फ्लोरीन का आकार कम होता है तथा उच्च घनत्व। ठीक है, 52 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है दोस्तों कि क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन, ये हो गया है ना, अभी हमने किया था, किसी सबसे कम क्रियाशील तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो ये होगा, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो है पूरे भर रखे, देखो NP कक्षक में भी पूरा 6 है और S में भी पूरा है ना, जिसके कक्षक पूरे भरे जाते हैं, पूरे भरे होते हैं, वो उतना ही कम क्रियाशील, वो मतलब क्रियाशील नहीं होता है ना, कम क्रियाशील रहता है। इन क्षारीय तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, तो जिसका सबसे बड़ा ज़्यादा परमाणु क्रमांक होगा, है ना, तो उसकी होगी, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है और लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है दोस्तों आपका 54 का, 54 का इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रेंडशियम की। अगला है इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी फ्लोरीन की कम ऋणात्मकता होती है क्लोरीन से, क्योंकि 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 दोस्तों जो है इसका राइट आंसर क्या आपका, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, ऑप्शन नंबर डी है ना, बी और सी दोनों। क्योंकि जो है ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में अधिक प्रतिकर्षण रखता है, फ्लोरीन का आकार क्लोरीन से कम है। ठीक है, अगला है धात्विक गुण तथा ऑक्साइडों का क्षारीयता का गुण आवर्त में किस प्रकार बदलता है, तो घटता है। तो देखिए धात्विक गुण दोस्तों आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे आवर्त सारणी में तो घटता है। ठीक है, धात्विक गुण, ये आपका धात्विक गुण कैसा होता है, घटता है। वहीं हम अधात्विक गुण की बात करें तो अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है दोस्तों, है ना, लेफ्ट से राइट जाने पर अधात्विक गुण जो है बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे धात्विक गुण अगर बढ़ेगा तो ये इनकी जो क्षारीयता है दोस्तों, है ना, लेफ्ट से राइट जाने पर जो है धात्विक गुण कम होता है, तो क्षारीयता भी इनकी क्या होती है, क्षारीयता कम होती है, कम डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपको रखना है याद, है ना। जो धातु है, धातु वो क्या बनाते हैं दोस्तों, क्षार, है ना, क्षार, है ना, जो धातु है वो क्षार से संबंधित है और जो आपका अधातु है उनके ऑक्साइड कैसे रहते हैं आपके, अम्लीय। जो धातु के ऑक्साइड रहते हैं वो क्षारीय रहते हैं और जो अधातु के ऑक्साइड रहते हैं अम्लीय रहते हैं। और दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऊपर से नीचे जाने पर
ऊपर से नीचे जाने पर धातु का गुण बढ़ता है, प्लस उनका ऑक्साइडों का गुण भी बढ़ता है ना, धातु ऑक्साइड का गुण भी बढ़ता है। जो उनके क्षारीय ऑक्साइड है, धातु के क्षारीय ऑक्साइड, उनका गुण भी बढ़ता है। और दूसरा आपको याद रखना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो है धातु का गुण कम होता है, कम गुण जो है कम होता है। और उनके जो क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड, उनका गुण भी जो है दोस्तों कम होता है। ठीक है, इसी के विपरीत आपको इसी का उल्टा जो है अधातु के लिए करना है। अधातु में क्या है, इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर जो है अधात्विक गुण जो है, अधात्विक कैरेक्टर जो है बढ़ता है। ठीक है, और इनका जो है अम्लीयता का क्रम भी बढ़ता है, अम्लीयता ये भी बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर जो है अधात्विक गुण घटता है और इनकी अम्लीयता है ना, जो इनके ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड, उनकी जो है वो कम कम होते हैं। ठीक है, ये आपको नोट रखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखता है? तो आयरन। ठीक है, आयरन आपने देखा हो दोस्तों, स्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम है ना, इनके जो क्या रहते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बदलती रहती है ना, ये संक्रमण तत्वों में आते हैं सारे, डी ब्लॉक के तत्वों में। ठीक है, तो +2 +3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों की अधिकतम संयोजकता होगी, तो बताना है कितनी होगी। जो मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, तो हो गया आपके ऑप्शन नंबर कौन से, 5 है ना। वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है नाइट्रोजन का, तो वायु कोश में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अधिकतम जो होगी आपके ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हेलोजन की क्रियाशीलता, तो सबसे आपको पता है हेलोजन की क्रियाशीलता, सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का सही क्रम है, तो बताना है किसकी ऑक्सीकरण अवस्था का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको नोट रखना है। ठीक है, अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे क्षारीय है? तो देखिए सोडियम क्या है, धातु है, इनका इसका जो ऑक्साइड है सबसे क्षारीय है इनमें से, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, ये तो आपका हो गया तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, है ना, जो आपका पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड आपके जो है 61 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है यहाँ पर प्रश्न भी देखने को मिल गए होंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन, आपके सिलेबस में है ना। यहाँ से भी आपको लगभग जो है कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके 20-22 के प्रश्न, 20-22 के आसपास यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कोयले आपके पास जो है, कोयले जो आपके पास दोस्तों 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कोयले कौन से पाए जाता है, एक आपका पीट कोयला पाया जाता है सबसे पहले, है ना। दूसरा आपके पास, उसके बाद आता है दोस्तों आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट। ठीक है, तीसरा जो कोयला आता है दोस्तों आपके पास वो आता है बिटुमिन्स, बिटुमिन्स। यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा और जरूर बनेगा। ठीक है, और चौथा जो कोयला आता है आपका वो आता है एंथ्रेसाइट। कितने आ गए आपके, 4 प्रकार के कोयले आपके आ गए हैं। तो देखिए जो पीट कोयला है दोस्तों, यह जो है वनस्पति कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। वनस्पति द्वारा जो है इसे, वनस्पति रूपांतरण द्वारा इसे सबसे पहले प्राप्त किया गया। ठीक है, पीट कोयले को। दूसरा जो लिग्नाइट कोयला है दोस्तों, और इसका प्रयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है, ये सिंपल सी बात है। लिग्नाइट है दोस्तों, यह कोयला जो है इसे जो है भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किस कोयले के नाम से, भूरा कोयला के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। और इसमें जो है दोस्तों इसका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, लिग्नाइट का। तीसरा है दोस्तों बिटुमिन्स जो कोयला है, यह जो है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक प्रकृति में कौन सा पाया जाता है आपका, बिटुमिन्स कोयला। आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। इसमें जो है कार्बन कितना पाया जाता है, 45 से 85%, है ना। इसमें कार्बन जो है दोस्तों पाया जाता है आपका 35 से 45 के आसपास पाया जाता है। इसमें कम पाया जाता है 25 से 35 के आसपास जो पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट में आता है एंथ्रेसाइट। सबसे उत्तम प्रकार का जो है आपका जो कोयला है आपका वो है एंथ्रेसाइट। ठीक है, सबसे उत्तम प्रकार का। और सबसे लास्ट जो है ना, सबसे लास्ट कोयले की स्टेज कौन सी है, एंथ्रेसाइट, ये सबसे लास्ट में आया, है ना। ये जो है दोस्तों इससे जो है कठोर कोयले के नाम से भी जाना जाता है एंथ्रेसाइट को। और इसमें दोस्तों जो कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है 85%। इसकी एक विशेषता है दोस्तों, जो एंथ्रेसाइट कोयला आपका, इससे धुआं नहीं निकलता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है घरेलू ईंधन में किया जाता है ना, घरेलू ईंधन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला आपका एंथ्रेसाइट है। बिटुमिन सबसे अधिक जो पाया जाता है
है ना। इसका उपयोग दोस्तों बिटुमिन का कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे आपके ऑटोमोबाइल, कारखाने, सीमेंट संयंत्रों में यहाँ पर होता है। बाकी हम इसके जो है प्रश्न देख लेते हैं, है ना। प्रश्नों से जो आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है कोयले से संबंधित, कोयले के बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। तो क्या क्या परिस्थितियाँ दोस्तों जो कोयले के बनने में है, ये सारी है ना। उच्च ताप बिछी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोयले का निर्माण मुख्यतः निम्न के अवशेषों से होता है। तो किसके अवशेषों से होता है दोस्तों, वनस्पति, केवल वनस्पति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कोयले के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। ये है दोस्तों कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर जो है इनको वर्गीकरण किया गया है। अगला है निम्न में से वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो पीट कोयला जो है दोस्तों सबसे पहले आया था, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम है। तो पीट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार है दोस्तों आपका बिटुमिन, सबने अभी चर्चा की थी, ठीक है। बिटुमिन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये है दोस्तों आपका बिटुमिन्स में, है ना, सल्फर की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। भी आपको नोट रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो एंथ्रेसाइड जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तम श्रेणी का कोयला भी आपका एंथ्रेसाइड है। और घरेलू ईंधन में भी दोस्तों एंथ्रेसाइड का उपयोग किया जाता है। अंत में बनने वाला जो कोयला है आपका वो भी एंथ्रेसाइड है, ठीक है। तो अगला है निम्न में से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयले हैं G4, G11, G55, है ना, ये सभी पाए जाते हैं। अगला है पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद है। तो पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन जब करते हैं तो प्राप्त क्या क्या होता है दोस्तों, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये तीनों जो है प्राप्त होते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम का जो प्रवाजी आसवन करवाते हैं, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप देखना है, ये पेट्रोल है, ठीक है। तो जब इसका प्रवाजी आसवन करवाते हैं, प्रवाजी आसवन, तो यहाँ पर मैं ले लूँ 3-4 प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम है, जब इसका प्रवाजी आसवन करवाते हैं, जब 65 डिग्री टेम्परेचर होता है, 65 डिग्री टेम्परेचर में इसका प्रवाजी आसवन करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपको, पेट्रोल, ठीक है, जिसे गैसोलीन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गैसोलीन भी कहते हैं, गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन भी कहते हैं। शायद आपको ये कलर नज़र नहीं आ रहा होगा। अगला देखते हैं। अब जैसे ही प्रवाजी पेट्रोलियम को 170 डिग्री पर करवाते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, नेफ्था, ठीक है, नेफ्था, ये आपको याद रखना है। जैसे ही दोस्तों आप 250 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं प्रवाजी आसवन, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है केरोसिन। क्या प्राप्त होता है, केरोसिन, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही 340 डिग्री पर करवाते हैं तब आपको प्राप्त होता है डीजल, ठीक है, डीजल, जिसे जो है गैस तेल के नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट में जैसे आप इसको 500 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं इसका प्रवाजी आसवन का, पेट्रोलियम का, तो यहाँ से आपको मोम और स्नेहक तेल प्राप्त होते हैं, मोम और स्नेहक तेल प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये आपका कोयले से संबंधित है। मुझे लगता है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना कहलाता है दहन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से ईंधन के दहन की प्रक्रिया है। तो ईंधन जब जलता है दोस्तों आपका, जब कोई ईंधन जलेगा तो क्या निकलेगी, ऊष्मा ही तो निकलेगी, है ना, ऊष्मा छेपी, मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। ईंधन के दहन की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद कौन सा है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैस निकलती है। जीवाश्म ईंधन के बढ़ने के उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सी, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आपको पता है CO2 का उपयोग किया जाता है। अगला है जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आवश्यक स्थितियां कौन सी है दोस्तों, आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च ताप, ये सभी है, ठीक है। अगला है निम्न में से कोयले को जलाने से उत्पन्न गैस आपको पता है कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो कोयला दोस्तों आपको खत्म हो गया। बाकी आपने देखना इसमें जो भारत में कोयले के जो क्षेत्र है ना, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। अब आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो इसे आप एक बार जरूर देख लेना। अगला है निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्सिल समूह वाला यौगिक लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश में प्रयोग किया जाता है ना, तो कौन सा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल, ठीक है। कागज, खादी एवं चीनी में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। तो ये होता है आपका 2 का ऑप्शन नंबर बी, OH समूह। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्कोक्सी अथवा एरिल ऑक्सी समूह से प्रतिस्थापित करने पर बने यौगिक को की श्रेणी कहलाती है। तो क्या कहलाती है,
राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ईथर है। निम्न में से कौन से एल्कोहल में sp3OH बंद होता है दोस्तों, ये होता है आपका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए एलिलिक एल्कोहल। अगला है विकल्प में गलत को चुनिए। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों सारा, है ना, तो सारे आपको पढ़ना है। तो इसमें जो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये इसका गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो आप देख लेना, पढ़ लेना, एल्कोहल से संबंधित है। एथेनॉल में सोडियम धातु डालने पर कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर है, याद रखना है आपको, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। 8 का ए है, 7 का दोस्तों आपका जो है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, इसका जो है आपका राइट आंसर सी है, ठीक है। आपका इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ही है, ठीक है, इसका डी ही है आपका, है ना, ये आपका डी ही है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला है एथेनॉल में सोडियम धातु डालने पर H2 गैस निकलती है। एथेनॉल को व्यापारिक स्तर पर किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है दोस्तों आपका, किसके द्वारा बनाया जाता है एथेनॉल को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी किरणमत द्वारा, ठीक है। अगला है सोडियम तथा एथेनॉल की क्रिया से निर्मित उत्पाद है, तो सोडियम क्या बनता है, ये बनता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है किण्वन के दौरान जाइमेज की क्रिया दर कम हो जाती है यदि बने अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो, 40%। मैग्नीशियम एथेनॉल से क्रिया करके बनाता है, तो मैग्नीशियम एथोक्साइड बनाता है, ठीक है। कार्बिनॉल है, तो कार्बिनॉल दोस्तों क्या है आपका, जो मेथेनॉल है इसे ही जो है आपका कार्बिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय अल्कोहल में उपस्थित लाक्षणिक है, तो ये आपका CHOH है। CHOH किस में पाया जाएगा आपका, CHOH यह पाया जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है। CHOH आपका किस में पाया जाता है, ये CHOH का डबल बॉन्ड होगा, ये आपका किस में होगा दोस्तों आपका sp2, ठीक है, sp2। लाक्षणिक समूह कौन सा आपका सेकेंडरी अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, तो प्राथमिक अल्कोहल दोस्तों आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ये भी आपको नोट करना है। निम्न अभिक्रियाओं में से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त नहीं होता, तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, इससे नहीं होता, बाकी इससे और इससे दोनों से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, सेकेंडरी, ठीक है। अगला है सक्रिय धातुएं सोडियम तथा मैग्नीशियम क्रिया करके मुक्त करती हैं, तो क्या मुक्त करती है, तो ये करती है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। ग्लेशियर एसिटिक अम्ल है, तो कौन सा है, ये आपका शुद्ध एथेनोइक अम्ल। अम्ल की अल्कोहल से क्रिया द्वारा क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका एस्टर, ठीक है। अगला है एक एस्टर और ग्रिग्नाट अभिकर्म की अधिकता में होने वाली अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है, तो क्या होगा, ये होगा टर्शियरी अल्कोहल। अगला है जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 की 673 केल्विन 300 वायुमंडलीय दाब और Cr2O3 ZnO उत्प्रेरक की उपस्थिति में से बनने वाला उत्पाद क्या होता है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो इससे बनता है आपका मीथेनॉल, ठीक है। एसिटिक ब्रोमाइड, ये है CH3 ग्रीनाट रिएजेंट के आधिक्य के साथ क्रिया करता है, तत्पश्चात क्या बनता है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। एसिटीन की क्रिया है ना होती है, तब क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला है एथेनोइक अम्ल अल्कोहल में से किसकी उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर बनाता है, तो किसकी, ये इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सांद्र H2SO4। अगला है सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। जो बियर है दोस्तों उसमें अल्कोहल 3 से 5% पाया जाता है, और वाइन दोस्तों, वाइन बी का क्या होगा आपका 25 का जो राइट आंसर है आपका दोस्तों वो है ना, तो बी का क्या होगा आपका 3 है, वाइन अंगूर है ना, और फिर है सी का आपका 2 है साइडर जो सेब, और शेरी आपका अंगूर, ठीक है। तो ये मैच है आपका ऑप्शन नंबर सी है, आप मैच कर लेना। अगला है एथेनोइक अम्ल तथा अल्कोहल की क्रिया से निर्मित उत्पाद की गंध होती है, तो कैसी होती है, फलों जैसी होती है, ठीक है। अगला है जल में सबसे कम घुलनशील अल्कोहल कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से किस अल्कोहल का क्वथनांक उच्चतम होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगला है दोस्तों कि कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्म के साथ तेजी से अभिक्रिया करने वाला जो यौगिक है आपका वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 2-मेथिल-प्रोपेन-2। और टेफ्लॉन गर्म करने पर उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, करता है
टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है। वह यौगिक जो विक्टर मेयर परीक्षण में लाल रंग देता है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 1-ब्यूटेनॉल है, ठीक है। अगला है अर्ध संश्लेषित बहुलक के सामान्य उदाहरण है दोस्तों, ये है सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर आपके पास है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनके लिए आपको असत्य कथन चुनना है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि एथेनॉल को शुष्क करने के लिए अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि 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 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यह एथेनॉल के साथ, ठीक है, क्रिस्टलीय उत्पाद बनाता है। अगला है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित बहुलक का सामान्य उदाहरण है? तो कौन सा बहुलक है जो मानव निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ब्यूना एस और ब्यूना एन। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के कुछ उच्च सदस्य वसी अम्ल कहलाते हैं जो प्राकृतिक वसा में पाए जाते हैं और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। इनमें उपस्थित कार्बन की संख्या है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है अल्फा एसिटिल सक्सेनिक अम्ल का यूपीएससी नाम आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा दोस्तों? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, तो इसका राइट आंसर आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगला है वाष्प माध्यम में या अप्रोटिक विलायकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल का अस्तित्व होता है, तो कैसा होता है? द्विलक। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो कौन सा गलत है आपका? ए वाला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी ये तीन आपको अच्छे से नोट करना है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण दोस्तों प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये आपका जो है हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न है। अब आता है दोस्तों आपका हाइड्रोकार्बन, है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, उनसे संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें भी आप जो है एक बार देख लेना, है ना, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दोस्तों आपके लिए प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी यौगिक में भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एकल बंध युक्त खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके एल्केन, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस कोयले के खानों में पाई जाती है? तो मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से हाइड्रोकार्बन केवल एक संरचना होती है, किसकी? इन सभी की जो है दोस्तों एक एक संरचना होती है। एल्केनों की संरचना में भिन्नता के कारण इनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जानता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक समावयव, ठीक है। ब्यूटेन द्वारा कितने श्रृंखला समावयव बनाए जा सकते हैं? ब्यूटेन तो 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। अगला है निम्न संरचनाएं हैं, तो संरचना दोस्तों ये आपकी कैसी है? ये आपकी जो है श्रृंखला समावयवता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। C7H16 में श्रृंखला समावयव संख्या की कितनी होगी? यानी कि जो आपका हेप्टेन है इसमें आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 9 होगी, ठीक है। आप नोट करना है, याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। इसका आपको IUPAC नाम बताना है, 1 2 3 4 5, तो 2 मैथिल पेंटेन, ठीक है, 2 मैथिल पेंटेन आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला है समावयवी पेंटेन के क्वथनांक के मान भिन्न भिन्न होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, इनमें संपर्क के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंध श्रृंखला बनाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं साइक्लोएल्केन। अगला है एरोमेटिक यौगिक होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके चक्रीय यौगिक, है ना, साइक्लिक। इस प्रकार से साइक्लिक क्या रहते हैं आपके? एरोमेटिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु चतुर संयोजित होता है, तो हाइड्रोजन में क्या होगी? वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। कार्बन में कितनी होती है? 4, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। C5H12, है ना, पेंटेन में 5 कार्बन परमाणु और 12 हाइड्रोजन परमाणु को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? तो समावयव आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों आपका 3 प्रकार से, ठीक है। तो पेंटेन में 3 प्रकार के समावयव रहते हैं, आपको याद रखना है। C6H14 के समावयव, जो हेक्सेन के समावयव कितने दोस्तों आपके? ये भी 3 है, आप देख लेना, ये तीनों इसके राइट आंसर है, आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला है कार्बन परमाणु के 3 कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जुड़ा हुआ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु जो किसी कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हो या एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है प्राथमिक कार्बन परमाणु, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2, एल्कीन नहीं पूछा, एल्कीन नहीं, एल्किल मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, है ना। और ये जो सूत्र है दोस्तों आपका, ये किसका है? एल्काइन का। ये किसका है? एल्काइन का। और ये जो सूत्र है आपका, ये किसका है दोस्तों? ये आपका एल्केन का है, ठीक है, एल्केन का। CnH2n, एल्केन का जो सूत्र है ये नहीं है, ये वाला है ना, ये आपका एल्केन का है, ठीक है।
और ये आपका एल्काइन का है। और एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक है। ये आपका किसका होता है, एल्कीन का। तो तीनों सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला है, उस हाइड्रोकार्बन की प्रकृति क्या होगी जिसमें कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होगा। तो जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वो किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त जिन्हें कहते हैं। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। संतृप्त में कौन सा आते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र दोस्तों क्या होता है, अभी हमने चर्चा की थी, CnH2n होता है। एथीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है, तो केवल द्रव गैस। तो ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल द्रव बनेगा, ठीक है। एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंध में होते हैं। तो जो कार्बन कार्बन में जो है द्विबंध में होते हैं, तो कितने क्या होते हैं, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इसमें जो है एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और एक आपका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। नोट कर लेना, आपका इंपॉर्टेंट है। और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड में इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो इसमें दोस्तों 3 आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला है, सिग्मा बंध व पाई बंध का निर्माण क्रमशः किस प्रकार के अतिव्यापन से। तो ये होता है पार, सिरे व पा से। पार्श्व व, ये किससे होता है दोस्तों आपका, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिरे व पार्श, पास से, पार्श्व होगा, ठीक है। सिरे व पास होगा, ऐसे होगा, हेड टू हेड, है ना, इस प्रकार से होगा। अगला है, C4 एस्टेट के संभावित, ये है आपका ब्यूटीन। ब्यूटीन के कितने जो है संरचनात्मक समावयवी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके होते दोस्तों आपके 3। ब्यूट 1 2 मेथिल प्रोपेन इनका उदाहरण है। ब्यूट 1 है और मेथिल 1 ये किसका है दोस्तों, ये आपका श्रृंखला है ना। 24 का क्या आपका ऑप्शन नंबर ए। ब्यूट 1 ब्यूट 2 उदाहरण है, तो किसका है दोस्तों, आपका श्रृंखला का है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा है, स्थिति पोजीशन है ना। ब्यूट 1 है और ब्यूट 2 ये क्या बता रहे हैं, पोजीशन है ना, इसकी पोजीशन अलग है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्न में से कौन सा C5H10 का संरचनात्मक समावयवी नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों आपका है। 26 का राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 2,3 डाइमेथिल प्रोपीन। एल्काइनों का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2-2, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम स्थायी सदस्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका एसिटिलीन, ठीक है। दी गई संरचनात्मक का आयुपेशी नाम क्या है। तो आयुपेशी दोस्तों इसका नाम है आपका 3 मेथिल ब्यूट 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पे आपका मेथिल ग्रुप लगा है, 1 पे आपका आयन लगा है और टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो 3 मेथिल ब्यूट 1 आयन। इसका भी आपको आईयूपीएसी नाम बताना है दोस्तों। इसका A1 2 3 4, तो क्या है, क्या नाम होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एथिल एसिटिलीन और ब्यूट 1 आयन, ठीक है। इसे एथिल एसिटिलीन भी कहेंगे या ब्यूट 1 आयन भी जो से कहते हैं। C6H10 के कितने समावयवी है ना, हेक्सीन के कितने समावयवी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल बनेगा प्रश्न, इनमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा 7, ठीक है। आपने याद रखना है, क्या रखना है, याद। एथाइन में 2 कार्बन परमाणु का संकरण होगा। तो एथाइन में जो क्या होगा दोस्तों, कार्बन कार्बन है ना, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, तो इनके बीच में sp संकरण पाया जाता है। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, इसके बीच में sp2, और कार्बन सिंगल बॉन्ड में इसमें पाया जाता है sp3 संकरण, ठीक है। तो तीनों संकरण मैंने आपको बता दिए हैं। अब है एथाइन में, इनमें जो है बंध कौन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये कैसे आपके ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। ये कैसा आपका लीनियर है, रेखियो जब कोई होता है रेखियो, तो इसका जो है 180 डिग्री रहता है, बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है। एथाइन अणु की ज्यामिति कैसी होती है, रेखियो, अभी हमने चर्चा की थी, कैसी होती है, लीनियर होती है। एथाइन में कुल सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं दोस्तों, तो 3 सिग्मा होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एथाइन का निर्माण होता है रेखीय और पार्श्व, तो कैसा होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये दोनों से होता है। एथाइन अणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले की ओर। अगला है आपका, फिर से दोस्तों आपका किससे रिलेटेड है, ये दोस्तों आपके जो प्रश्न है अब है आपके कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक है, आप देख लेना है, इंपॉर्टेंट है,
आपके सिलेबस में भी है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है दोस्तों? आपको पता है कार्बन है, ठीक है। सभी तत्वों में जो जीवों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है ना। व्यापारिक वैसेलिन किससे निकाला जाता है? तो ये जो निकाला जाता है दोस्तों आपका, ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? किसका है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसमें sp संकरित कार्बन है? तो sp जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसमें आपका sp2 है और इसमें आपका sp3 है और इसमें भी आपका sp3 है, ठीक है। अगला है C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेश संभव है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए है ना। हेक्सेन के कितने होते हैं? 3। ये आपको नोट रखना है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन कैसी होती है दोस्तों? आपका असंतृप्त, है ना। हमने अभी चर्चा की थी। कौन सा एल्केन को दर्शाता है आपका? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ये क्या दर्शाएगा? एल्कीन, ठीक है। और ये क्या होगा आपका? ये आपका क्या होगा? एल्काइन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन और ये आपका क्या होगा? एल्कीन, ठीक है। और ये दर्शाएगा आपका कौन सा? एल्केन। आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। ये मेथेनॉल है, मिथाइल एल्कोहल बिल्कुल सही है। एथेनॉल है, इथाइन। इथाइन नहीं होगा, इथाइल होगा, ठीक है। ये गलत है आपका, ठीक है। बाकी ये सही है। ब्यूटाइल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है, जो गलत है दोस्तों आपका कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये इथाइन या इथाइल एल्कोहल आप कह सकते हैं। C4H8 नहीं होगा, C4H9 होगा, है ना। H9 होगा यहाँ पर, तब बनेगा ब्यूटाइन, ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो सी आपका गलत है। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है, तो क्या होता है? जो एथेनोइक एसिड है उसे जो है दोस्तों हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र है, तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। C4H10। अगला है यदि एथेन हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्रमश C2H6HCl और C6H12O6 है तो इनका संबंधित आणविक सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यौगिक है का नाम है, तो इतना सिंपल है। एथेन, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? सभी को पता है एथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। C6H6 क्या है दोस्तों? बेंजीन है, ठीक है। अगला है मैथेन एक रंगीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? मेथेन। इसे जो है दोस्तों मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो कम प्रतिक्रिया कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका है, इसका है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है सूची 1 सूची 2 का एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2+2, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं। एल्किन होता है दोस्तों आपका ये वाला होता है, एल्काइन का सूत्र होता है ये वाला, और एल्कोहल का आपका ये वाला, ठीक है। तो ये हमने मिलान कर दिया है। ऑप्शन में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है इसका नाम है दोस्तों आपका मेथिल एल्कोहल। निम्न में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है मेथिल एल्कोहल। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, साइनाइड, ठीक है। निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल दोस्तों हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हम गन्ने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अगला है संशोधित स्प्रिट है, कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एथिल एल्कोहल 95%। एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जा सकता है, तो क्या? मेथेनॉल और पिरीडीन, है ना। ऑप्शन नंबर बी है। संश्लेषित एथेनॉल फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एथीन को किसके साथ अभिक्रिया से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डीजल, भाप, ठीक है। निम्न में से कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड शायद, ठीक है। तो 28 का क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक कार्बनिक अम्ल का उपयोग पिक्रिक अम्ल, है ना, फिनोलेप्थलीन, बेकेलाइट, रेसोल। तो ये कौन सा दोस्तों आपका? फिनोल है, ठीक है। 29 का आपका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? फिनोल है ना। फिनोल का उपयोग इनके लिए किया जाता है, आप देख लेना।
सेब या केले को काटने के बाद काष्ठ पृष्ठ का भूरा रंग हो जाता है। फलों में स्थित पॉलीफिनोलिक यौगिक वायु में ऑक्सीकृत होकर रंग प्रदर्शित करते हैं। तो आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। क्यों आ सकती है? क्योंकि जो है राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन और दोनों कथन सही है। एक अल्कोहल ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया है। तो 30 का राइट आंसर एक बार देख लेते हैं। 30 जो था दोस्तों, ठीक है, तो दोनों कथन सही है ना। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहे इनका? ऑप्शन नंबर ए, प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा एसीटोन को अल्कोहल से अलग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सिरका का अन्य नाम क्या है दोस्तों? सिरका का अन्य नाम जो है आपका वो है एथेनोइक एसिड। ठीक है, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है? कौन सा एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड ग्रुप किस में लगा होगा? तो ये आपका प्रोपेनल। ठीक है, CHO ग्रुप जिसमें लगा रहता है। फल की बहुत तेज सुगंध आती है। तो कौन से फल इसमें से किस में फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एथिल एसीटेट। मेथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मेथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा महान व्यक्ति था? वो है आपका एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड रहता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मैचिंग वाले क्वेश्चन में। सिरका का कौन सा है दोस्तों? सिरका अभी हमने चर्चा की थी, इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, ये भी पूछा जा सकता है। अंगूर में पाया जाता है दोस्तों। अंगूर में जो है आपका कौन सा नहीं पाया जाता इनमें से? तो इनमें से जो दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है अंगूर में नहीं पाया जा सकता। ठीक है, बाकी टार्टेरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल ये तीनों पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल नहीं पाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सेब में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सेब में आपका पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, अगला है मैथिल प्रोपेन निम्न में से किस एक का समावेश है? तो किसका है? ये है दोस्तों एन ब्यूटेन का। निम्न में से किसमें COOH समूह नहीं होता? तो ये होता है दोस्तों आपका एस्कर्बिक अम्ल में नहीं होता। ठीक है, 41 का डी। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में कौन से कथन सही है? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब पहला और दूसरा। ठीक है, साधारण एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील है। ठीक है, उच्चतर नहीं है। तो दोनों सही है, बाकी ये गलत है। अगला है दोस्तों फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो क्या दोनों सही है? दोनों कथन ही सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माल्टोज, एसिटिक अम्ल, दही, फॉर्मिक अम्ल, चींटी। तो सारे जो है दोस्तों आंसर सही है बिल्कुल। एस्कर्बिक एसिड नींबू में पाया जाता है। तो 44 का क्या है? ठीक है, और माल्टोज में दोस्तों माल्टा में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल दही में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल दही में पाया जाता है नहीं। ठीक है, तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लैक्टोज खट्टा दूध में, ये भी सही है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर सही है। फॉर्मिक अम्ल चींटी, टार्टरिक अम्ल अंगूर। तो चारों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों या पात्रों में रखा जाता है क्योंकि यह सीधे वायु और प्रकाश से क्रिया करता है और विषैला पदार्थ बनाता है। तो कौन सी गैस निकलती है आपकी? फॉर्जीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्लोरोफॉर्म के विषय में कौन सा है द्रव कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो सी है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, फॉर्जीन उत्पन्न करता है और निश्चेतक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से किस में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में, है ना। 49 है। तो जुकाम की वजह से दोस्तों गला बैठा है, आवाज़ भी आपको पता नहीं किस प्रकार से आएगी। तो 49 का बी है ना, क्लोरोबेंजीन। निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? ये आपका क्लोरोबेंजीन है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम आपका ऑप्शन नंबर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, अगला है DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी दोस्तों इसका राइट चेक कर देता हूँ, कहीं आपका एथेन ना हो। ठीक है, आंसर में एक बार चेक कर लेता हूँ।
तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डीडी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, अभी हम जो है आपको बताने वाले हैं। तो एथेन होगा, है ना, मैथेन नहीं होगा, एथेन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, मैथेन नहीं होगा, एथेन होगा आपका लास्ट में, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा डीडी के संबंध में सत्य है? तो कौन सा सही है दोस्तों? यह एक संपर्क कीटनाशक है, तो 52। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यह एक कीटनाशक है। अगला है दोस्तों आपका, अगला जो आता है आपका, अगली जो यूनिट है दोस्तों आपकी वो है अधातुओं का रसायन, ठीक है। अब आता है आपका नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सामान्यतः अधातु होते हैं, तो कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तनु अम्लों से अभिक्रिया करने पर कौन सी अधातु गैस देते हैं? ये देते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः धातु और अधातु के मध्य बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है? ये बनते हैं आयनिक, ठीक है। आपने देखा होगा सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव माइनस, है ना, तो आयनिक बनते हैं। आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन की विलेयता कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है दोस्तों आपका 2%। 4 का आपका राइट आंसर ये है। अगला है कौन सा युग्म हाइड्रोजन समस्थानिक को नहीं दर्शाता है? तो ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन के सबसे भारी समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग कितना होगा? तो 1h3 होता है ना, ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम 1t3। तो क्या रहता है दोस्तों इसका आपका? 3 और 1 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला है दोस्तों धातुओं द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑक्लूजन। फिर भी आप जो है इसका मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, इंपॉर्टेंट है। अगला है हाइड्रोजन हेलोजन के साथ अनेक समानताएं दर्शाता है, जिसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। निम्न कारकों में से कौन सा इसका सबसे बड़ा कारण है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसकी ओपन संयोजन कोश में एकल इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा दुर्बल अपचायक है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डाई हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? तो ये करती है आपका ऑप्शन मैग्नीशियम MgO बनाता है, और कौन सी निकलता है? H2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी धातु ठंडे व तनु HNO3 के साथ हाइड्रोजन देती है? तो ये देती है आपकी मैग्नीशियम। हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं रखता कौन से? जो आपका प्रोटियम है इसमें नहीं होता, ठीक है, 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, शुद्ध नाइट्रोजन बनाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बनाई जा सकती है? तो ये बनाई जा सकती है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, अमोनियम नाइट्रेट से। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? बैलेंसी जो नाइट्रोजन की होती है वो कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 4, ठीक है। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्रेट हुआ है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। -30 डिग्री सेल्सियस पर दो गैसों की समान मोलर मात्रा की क्रिया कराने पर कौन सा नीला द्रव प्राप्त होता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, N2O3 ही प्राप्त होगा। मैग्नीज का काला यौगिक हैलोजन अम्ल से क्रिया करके हरी पीली गैस देता है। जब गैस का अधिक या अमोनिया के साथ कराया जाता है तो अस्थायी ट्राईहेलाइड बनता है। इस क्रिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ट्राईहेलाइड बन रहा है ना, ट्राईहेलाइड, तो कितनी होगी? -3 से +3 तक, ठीक है, 18 का ए होगा। NO किसके साथ में ऑक्सीकरण बनता है? NO किसके वायु में ऑक्सीकरण से बनता है? तो किसके वायु में बनता है? तो ये बनता है दोस्तों NO2 के, है ना। जब इसको ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? NO, ठीक है। अगला है अमोनिया के उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से एक ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि नाइट्रिक अम्ल बनाने में उपयोग होता है। यह ऑक्साइड कौन सा है? ऑक्साइड कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व है, क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसके परमाणु का वियोजन ऊर्जा उच्च होती है। नाइट्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि जो है पूछा गया है बार बार, क्योंकि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी।
अनपेयर्ड पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। O2 अणु कैसा दोस्तों आपका अनुचुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी है। ऑक्सीजन में से नीरव विद्युत विसर्जन करने पर ओजोन बनती है, तो राइट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑक्सीजन OF6 नहीं बनाते, क्योंकि OF6 एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दोस्तों इनमें जो है रिक्त डी कक्षक नहीं होते, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी। O2 गैस कमरे के ताप पर रासायनिक निष्क्रिय होती है, क्यों? सभी जो है ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन से ओजोन प्राप्त होती है, तो उच्च दाब परिवर्तन या किसके द्वारा होती है? राइट आंसर आपका, देख लेता हूँ इसका भी एक बार चेक करके, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी, मौन विद्युत विसर्जन, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो हाइड्राइड है दोस्तों आपका, वो कौन सा है? जल, H2S, H2SC या H2TE, तो इसका रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है इनमें से। ऑक्सीजन तत्व की त्रिपरमाणु प्रजाति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ओजोन, ठीक है, ओजोन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, O3। ऑक्सीजन वायु की अपेक्षा भारी है, इसीलिए इसे एकत्रित जल के ऊपर किया जाता है। KO2 CO2 गैस, है ना, तो कौन सी है दोस्तों, क्या निकलता है इसका? तो ये ऑक्सीजन बनाने की विधि है, ये आप नोट कर लेना, विधि है ऑक्सीजन बनाने की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, O2 गैस निकलती है। निम्न में से ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? तो ये नहीं होता है दोस्तों आपका, वृत्तीय प्लास्टिक बनाने में नहीं होता, ठीक है। मानव के लिए ऑक्सीजन उपयोगी है, तो किसके लिए है? श्वसन क्रिया के लिए है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको बताना है क्या है? जल में विलय होकर नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण बनाती है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। NO2 जो है, जब हम जल में इसकी क्रिया करवाते हैं क्या बनता है? एक तो नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है दोस्तों इसके बाद जो आपका जो आता है, जो अगली यूनिट है दोस्तों आपकी, वो है धातु और धातु कर्म, ठीक है, मेटल और मेटलर्जी, मेटलर्जी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितने श्रेणी में विभाजित? तो 3 है, धातु, अधातु, उपधातु है। धातु वे तत्व है जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जैसे आप सोडियम धातु है ना, तो पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। पोटेशियम भी धातु है, पॉजिटिव बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, मरकरी धातु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ब्रोमीन दोस्तों अधातु है आपकी, कैसी है? अधातु, ठीक है। ये भी जो है कमरे के ताप पर जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, धातु धातु पूछा जाए तो मरकरी, दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्न धातुओं में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण कौन सा है आपका? आर्गन है, आर्गन नहीं है, धातु धातु पूछा है, प्लेटिनम होगी, ठीक है, प्लेटिनम होगी। प्लेटिनम जो है उत्कृष्ट धातु का एग्जाम्पल है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन धातु में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो है दोस्तों आपका, वो है सिल्वर, है ना। आपने देखा होगा सिल्वर की तार की जाती है धातु है इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब फिलामेंट, तो टंगस्टन तार किया जाता है ना, देखा होगा आपने बल्ब में कौन सा रहता है? टंगस्टन। सोना धातु का घनत्व तो मैग्नीशियम की अपेक्षा कैसा रहता है दोस्तों? अधिक रहता है, तो 7 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, तो किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु है जिसको पीट पीट कर 0.0001 मीटर, तो आपको पता है सोना है आपका, गोल्ड, AU 9 का सी, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु है जिसके लगभग अदृश्य तार या टंगस्टन तार किया जाता है ना, फ्यूज के लिए, बल्बों के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है। पोटेशियम का गलनांक कितना होता है? पोटेशियम का जो गलनांक होता है दोस्तों आपका, वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 64 डिग्री सेल्सियस। मैग्नीशियम धातु का घनत्व तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? कौन से बनाती है दोस्तों आपका? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो कैसे होते हैं? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः क्षारीय होते हैं। कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, बेरिलियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है ना? जो धातुएं हैं इनकी क्षारीय रहते हैं, कैसी रहती है? क्षारीय। 15 का बी, ठीक है। उभयधर्मी, रुक जाओ, इसका राइट आंसर क्या है?
कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, बेरिलियम, ऑक्सीजन, है ना, ये जब क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, एल्यूमिनियम, जिंक और जो आपका पीबी है और आपका बेरिलियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कैसे बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा देना। लोहे के धातु कर्म में उत्पादित होने वाला धातुमल होगा तो कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, तो कौन सा ऑक्साइड है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि जस्ता जिंक धातु HCl अम्ल किससे क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो हाइड्रोजन, ठीक है, 18 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। HCl जो है HNO3 को 3:1 में मिलाने पर निर्मित मिश्रण की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रबल अम्ल, और ये क्या है दोस्तों आपका, तो क्या क्या होगा, कठोर, संक्षारक, मृदु या क्षारीय, तो दोनों का क्या होगा दोस्तों आपका संक्षारक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीज से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कराता है, तो MnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धन आयनों में डाला जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली जो धातु है वो कौन सी आपकी, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, नहीं करती है, तो करती है मैग्नीशियम, नहीं करती आपकी कॉपर, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु डालने पर क्या प्रतिक्रिया होती है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, कम सक्रिय धातु का प्रतिस्थापन होगा, ठीक है। अगला है कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, कौन सा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। मिश्र धातु कांसा, कांसे में क्या होता है दोस्तों आपका, कॉपर और कौन सा होता है, टिन, ठीक है, 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा धातु में क्या होता है दोस्तों आपका, कॉपर, एसएन और प्लेटिनम, ठीक है। अमलगम होते हैं दोस्तों, अमलगम कैसे रहते हैं आपके, ये रहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर में दोस्तों ये नहीं रहता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता, कॉपर, जिंक, निकिल तीनों का मिश्रण, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है आपका जर्मन सिल्वर, ठीक है। अगला है एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है दोस्तों, एक धातु है, अधातु है, तो क्या है 31 का ऑप्शन नंबर ए, उपधातु है। पीतल है मिश्र धातु। सर्वाधिक अगाध वर्धनीय धातु कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, अगाध वर्धनीयता, ठीक है, तो तन्यता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। 33 का कौन सा है, डी है। 34 का आपका ए है। एल्यूमिनियम, कॉपर तथा सिल्वर का विद्युत ऊष्मीय चालकता सबसे ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम का, ठीक है, उसके बाद होगा कॉपर का, फिर होगा आपका सिल्वर का, ठीक है, एजी का। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का नहीं होगा, सबसे ज़्यादा होगा सिल्वर का, एजी का, फिर होगा आपका कॉपर, फिर होगा आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। तो 35 का राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, 35 का ऑप्शन नंबर बी है। फिर भी मैं इसे चेक कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट एग्जाम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब इसकी संभावना आने की जो है लगभग 100% के आसपास है। बाकी आयोग बैठा है क्वेश्चन बनाने के लिए, कुछ नहीं कह सकते। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, आप याद रख लेना। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्यता पर क्रिया करती है, तो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम करती है। 36 बी, सोडियम करती है दोस्तों, सोडियम, ठीक है, सोडियम है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती, तो आयरन नहीं करती, ठीक है। अगला है दोस्तों, यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी पूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है, इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है कॉपर में, तो क्या बनता है, तो ये कॉपर नाइट्रेट बनता है, कॉपर कार्बोनेट, तो ये बनता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों आपका निस्तापन कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक कौन सा उदाहरण है दोस्तों आपका, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन।
रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो है उनमें से आपके प्रश्न है। ठीक है, अगला है आयरन क्लोराइड, ये रिएक्शन है दोस्तों, इसमें जो Y है वो कौन सा आपका SO2। यदि उत्पाद अधिक स्थायी रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व अस्थायित्व रखते हैं तो संपन्न नहीं होगी, स्थायित्व रखते हैं तो संपन्न होती है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला है दोस्तों लोहे एवं गंधक को परस्पर गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है। तो यहाँ पर पहले से ही टिक है, आप देख लेना। अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड गर्म करने पर बनती है, ऑप्शन नंबर ए। 7 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जल का वाष्पन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल का हिमीकरण भी नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड। 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस रासायनिक समीकरण में अभिकर्मकों तथा उत्पादों को सही प्रतीकों के रूप में H2O2 है ना, देखिए H2 गैस है, O2 भी आपकी गैस है, ये लिक्विड है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने में लंबे समय तक भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है, हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, यह आपकी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे C+O2 तो क्या बनेगा CO2 है ना, CO2। दो अभिकारक जो है मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला है तो कॉपर क्या करता है, फेरस सल्फेट बनाता है। अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण है, तो किसका गुण है दोस्तों, ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्कीन का। अगला है निम्न में से कौन उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है, नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 16 के क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको जो है नोट करना है। अगला है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिक आयन एवं मूलक विनिमय कर नए उत्पाद, तो यह उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में किसका वियोजित रूप है, तो किसका वियोजित रूप है, यह है आपका फेरस सल्फेट का। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण के दौरान ताप में क्या परिवहन होगा, मतलब ताप में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बी है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों निम्न को सुमेलित कीजिए। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संश्लेषण है ना, बनता है। और विघटन में अभिकारों का टूटना क्या कहलाता है दोस्तों, विघटन। और आयरन का ऑक्सीकरण दहन और विस्थापन प्रतिस्थापन। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैच कर लेना आप। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर यह क्रमशः निम्न आयनों में विभक्त हो जाता है, तो NH4+Cl- हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है ना, टूटना किस में होता है दोस्तों, आपका टूटना मतलब आपका अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, 23 का आपका क्या है डी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा शोषी शोषण हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है फिर से आपको देख रहा है कौन सी अभिक्रिया है, तो सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों जो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 25 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले का आपका ये है, ये दो विस्थापन अभिक्रिया है, बी का आपका 3 है, एकल विस्थापन हो रहा है और कोई अभिक्रिया नहीं है, नो रिएक्शन देता है। अगला है संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन जो अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों आपकी, इनमें से संयोजन रिएक्शन है आपकी, वो है आपकी एक तो आपकी सेकंड है, दूसरी आपकी थर्ड है। ठीक है, ये दोनों आपकी संयोजन रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो जल में नमक का घुलना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, बर्फ के पिघलने से जल, ये नहीं है। ठीक है, ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा किस में निकल रही है, ऊष्मा शोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है ना, निकल नहीं रही है, शोषण हो रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, N2+O2 कैसी है, ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है दोस्तों। ठीक है, ये रिएक्शन आपको नोट करना है और इसमें दोस्तों आपको
बताना है कौन सी रिएक्शन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक वियोजन अभिक्रिया है जो ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। ठीक है, प्रतीकों को उनके अर्थ से सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो ये वाला प्रतीक है आपको पता है ये क्या बताता है, आपका ऊष्मा। ठीक है, हीट। ये आपको बताता है गैस निकल रहा है, जैसे आप निकल रहा है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। ये प्रतीक किस में आता है, गैस की निर्मुक्ति। और एक्वस आपका किसका आता है, जल का। और ये आपका क्या सी है, लवधि। ठीक है, तो आपको बता दिया है तो मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुमेलित करना है उदासीनीकरण, अवक्षेपण, गैस निर्माण और ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रही है, आपके यहाँ पर है ना। ये आपकी कैसे होगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा फिर आप देखेंगे उदासीनीकरण, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों क्या बनाते हैं, उदासीन। ठीक है, तो ए का 2 होगा। अब बस 2 से 2 रह रहा दोस्तों। गैस निर्माण आपको पता है यहाँ पर गैस निर्माण हो रहा है, तो सी का 3 है और डी का आपका 4 है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर भी आप मिला लेना। अगला है दोस्तों सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, और विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का जलना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये मिलान कर दिया है। ठीक है, यहीं से आपको देखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला फिर से अब देखिए दोस्तों, ये भी आपका यूनिट खत्म होती है। अगले जो यूनिट आती है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 37 प्रश्न आपको यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे। किसमें COOH समूह नहीं होता, एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है। अमाशय में HCl होता है। ठीक है, और दोस्तों निम्न में से कौन सा एक उच्चतम हाइड्रोजन आयन देता है, अमाशय रस। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक क्षारकीय अम्ल है, तो फॉस्फोरिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी है। बिच्छू नेटोल की पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, बिच्छू घास में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, परख नली में मौजूद H2O जलीय NOH में से किसकी सहायता से विभेद किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका लाल लिटमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आजकल सिरके का मुख्य उपयोग रसोई घर में एक सामान्य पकाने में के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है। इसे गन्ने के रस के किण्वन द्वारा बनाया जाता है, एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से घोल में कौन सा से नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता है, तो केवल एक अम्ल घोल। अम्ल घोल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, कौन सा घोल है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आपका, चेक कर लेता हूँ। तो नीले लिटमस को लाल में जो नहीं करता है दोस्तों, वो कौन सा है आपका, वो है आपका नहीं करता है ना, नीले को लाल। ये नीले को लाल कौन करता है, आपका अम्ल। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड है ना, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। ये जो साधारण जो लवण घोल होता है आपका, ये कैसा रहता है, उदासीन, ये उदासीन रहता है। ठीक है, इसका अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बोतलों के नाम लेबल पर कुछ मृदु पेय दवा करते हैं, वह अम्लीयता नियामक है। अम्लीयता नियमन किसके प्रयोग, कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, बेकार सा क्वेश्चन है। ठीक है, अम्ल के विषय में, अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, अम्ल लाल को नीला कर देता है, गलत है। कोई नीले को लाल कर देता, सही है, उनका pH 7 से कम होता है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन सा सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। OH नहीं देते हैं ना, H+ देते हैं। अम्ल क्या देते हैं, H+। OH कौन देता है, क्षार। ठीक है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH देते हैं, बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से, अब आपको अम्ल बताना है ना, कार्बनिक स्रोत। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है दोस्तों, सिरका। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही का है। टार्टेरिक अम्ल दोस्तों आपका इमली, और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। 13 का ऑप्शन नंबर ये है। फिर भी आप एक बार इसे अच्छे से मिला लेना। ठीक है, अगला है किसी टूथपेस्ट में निम्न में गुणधर्मों में कौन सा सही है। टूथपेस्ट कैसा होता है आपका, क्षारीय। जलीय घोल में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है,
तो डाईएथिलेमाइन, ठीक है। अगला है निम्न में से किस समूह में क्षारकता 3 है? फॉस्फोरिक एसिड। अगला है एक्वारेजिया, HCl और HNO3, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है सूत्र है X, Na2X है। एल्यूमिनियम लवण का सूत्र होगा Al2X3, ऑप्शन नंबर सी। लवण जल NaCl, ठीक है। अगला है दोस्तों, कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण नहीं प्रदर्शित करता? चूने का पानी, लाइम वाटर। निम्न में से कौन सा लवण गुणधर्म नहीं है? लवणों के गलनांक निम्न क्वथनांक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से कौन सा धोने के सोडा है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, दाउन सोडा। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। चीली शीरा दोस्तों सोडियम नाइट्रेट। कॉस्टिक सोडा जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपका है निम्न में से जल अणुओं की वजह कौन सी, वह संख्या कौन सी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें है दोस्तों आपका कौन सा है? 26 का जल अणुओं की संख्या पूछी जा रही है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, एक है। निम्न में कौन सा एक विरंजक चूर्ण के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है ना, अपचायक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है, ठीक है। अगला है दोस्तों, इसका आपको फिर से मिलान करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका साबुन और अपमार्जकों कागज निर्माण में प्रयोग होता है। बी ब्लीचिंग पाउडर, जल को रोग से मुक्त करने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है दोस्तों, ये किया जाता है सोडा अम्ल में। वॉशिंग सोडा का उपयोग आपको पता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी अस्थियों को जोड़ने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव रक्त 7.4, अम्लीय है 6 पीएच मान 7 है। शुद्ध पानी, ठीक है, अशुद्ध जल जिसे कहते हैं। अशुद्ध जल के नमूने का पीएच मान कितना रहता है? तो 7 के निकट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुअशुद्धि जल तो 32। तो इससे आप एक बार देख लेना दोस्तों, है ना, इसका आंसर वैसे सी दिया है ना। अशुद्ध जल का तो आप सभी को पता है, उसका रहता है 7। इस बहुअशुद्ध बता रहा है तो शून्य के निकट बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ये होता है 5.5 या इससे कम, ठीक है। 33 का आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, यह खट्टा हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो अम्ल होगा। किसके लिए पीएच मान 7 से कम है? FeCl3, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 सूची 2 का सुमेलित करना है फिर से आपको। देखिए पहले का आपका 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है। और दोस्तों बी का आपका 4 है, क्षार बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका क्षारक बेस है, क्षारक है, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या है आपका? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल आपका कौन सा है? डी है ना। एसिटिक अम्ल आपका क्षीण अम्ल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अब जो आपकी यूनिट आती है दोस्तों वो है आपका पदार्थ, ठीक है। कौन सी यूनिट आपकी? ये है दोस्तों आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है डाल्टन ने दिया था, कब दिया था? 1808। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है आपके पास। प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 होंगे, है ना। परमाणु संख्या 10 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन है, तो जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं तो कितने होंगे दोस्तों? परमाणु संख्या क्या होगी? 10 ही होगी। परमाणु संख्या क्या होगी आपकी? प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 - 6, कितने होंगे? 6। कौन सा धनावेशित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका धनावेशित नहीं है, ये इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड किरणों के संबंध में सही नहीं है। कैथोड किरणों के कण एनोड से आरंभ नहीं होते, कैथोड से होते, ठीक है। बाकी कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन के कण होते, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती, ये भी सही है। और टेलीविजन चलचित्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, गलत है, नहीं, अलग अलग होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 9 का ऑप्शन नंबर है आपका डी है दोस्तों, है ना। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, नहीं, अलग अलग होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है?
तो परमाणुओं में नाभिक। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर सी है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्न में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है। इस तत्व को सोडियम के साथ एक यौगिक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 2। निम्न में से तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? क्लोरीन 17 है। फास्फोरस की आपकी कितना रहती है? 15। ठीक है, सिलिकॉन की आपकी 14 रहता है परमाणु क्रमांक। मैग्नीशियम 12 है। एल्यूमिनियम आपका 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? परमाणु तत्वों के परमाणु भार से संबंधित। एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के परमाणु संहति किसके योग के बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में? तो ये है दोस्तों आपका कोबाल्ट। ठीक है, 16 कोबाल्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सामान्य तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है? जो आइसोटोप है दोस्तों इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। ठीक है, इसे जो है समस्थानिक कहते हैं। इसमें दोस्तों परमाणु क्रमांक जो है समान रहता है। परमाणु क्रमांक जो है समान रहता है और जो परमाणु भार रहता है दोस्तों, परमाणु भार वो कैसा रहता है? अलग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समभारी क्या होते हैं दोस्तों? समभारी में भार समान रहते हैं, परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न है दोस्तों, 2 कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, ऑर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों का परमाणु भार 40 है। तो परमाणु भार दोनों का सेम है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? समभारी। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना। इससे पहले हमने चर्चा की थी इनके बारे में। सम इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए सोडियम में कितना है? 11 - 1 इलेक्ट्रॉन करोगे तो 10। O2 है 8 + 2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? हेनरी बेकुरेल ने। ठीक है, रेडियो धर्मिता का मात्रक है आपका क्यूरी है, ऑप्शन नंबर डी है। एल्फा कण दोस्तों बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एन शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? देखिए दोस्तों KLMN। ठीक है, KLMN है, ये आपकी शेल रहती है ना। तो K में 2 आते हैं, L में कितने आते हैं? 8, M में आते हैं दोस्तों आपके 18 और N में आते हैं 32। ठीक है, तो 2, 8, 18, 32 ये आपको याद रखना है। तो K में आ सकते हैं 2, L में कितने आएंगे? 8, M में आएंगे 18 और N में आएंगे 32। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो N में जो कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, KLM और N। K में 2, L में आपका 8, M में आपका 18, N में 32। ठीक है, ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सबसे बाहर में कितनी होती है? 8 होती है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों आपको पता है 2, 8, 7 कितना हुआ आपका? 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो M कोश में है ना? KLM। तो KN है। ठीक है, K में आता है 2, L में आता है आपका 8, M में आता है 18। ठीक है, 18 आएंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं? 18। N में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 2n का स्क्वायर। कक्षा n में है ना, तो इसका फॉर्मूला आपका ऑप्शन नंबर बी 2n का स्क्वायर होगी। अब आता है दोस्तों आपका, अब जो है लास्ट क्वेश्चन जो बचे हैं दोस्तों आपके, वो बचे हैं जो आपका जो यूनिट है द्रव्य और इसकी अवस्थाएं। ठीक है, इससे संबंधित आपके जो है यहाँ पर 37 प्रश्न है। तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, लास्ट टॉपिक आपका बचा है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवेचाइनर को जाना जाता है। द्रव की अवस्थाएं 5 होती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा। ठीक है, निम्न में से उपस्थित अंतराणुक आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाइट्रोजन, तेल, पत्थर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, जल में चीनी घोलने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्तियों में चले जाते हैं। तो क्या कथन कारण सही है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। कथन सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, अगला है, द्विपरमाणु एक परमाणु तत्व नहीं है।
एक परमाणु को मोनो एटॉमिक नहीं है, तो मोनो एटॉमिक नहीं है आयोडीन, ये कैसा आपका पॉली एटॉमिक है, ठीक है, पॉली एटॉमिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्रव की अवस्था के वर्गीकरण में द्रव अवस्था शामिल नहीं होती। द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में जो है द्रव अवस्था शामिल नहीं होती, तो कौन सा है आपका ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हुआ है ना, कौन सी होगी, कोलाइडल शामिल नहीं होते ना। ठोस द्रव गैस तो आप करते हैं, द्रव का जो आप करते हैं तो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस होता है, तो ये उसका राइट आंसर होगा। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है कौन सी, बोस आइंस्टीन, है ना, जिसका बहुत ही कम घनत्व वाली गैस है ना, अत्यंत कम तापमान ठंडा करके प्राप्त किया जाता है जिसे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोस आइंस्टीन। अगला है निम्न में से किसे सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बार पूछा गया है। द्रव बनाने के लिए कौन सा है दोस्तों, उच्च दाब और निम्न ताप, ठीक है। गैस के द्रवण है ना, गैस का द्रव करोगे तो क्या है, हाई प्रेशर चाहिए आपको, हाई प्रेशर और टेम्परेचर बिल्कुल ख़त्म चाहिए, तभी गैस जो है द्रव में आएगी, ठीक है। किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, जल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जल एक अध्रुवीय है ना, जल एक अध्रुवीय नहीं, जल एक पोलर है, ठीक है। जल ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो क्वथन ऑप्शन नंबर डी सही है, आप देख लेना। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन निकालने में सहायक है, ऑप्शन नंबर बी है कागज, पेपर क्रोमेटोग्राफी दोस्तों आपका विभाजन सिद्धांत है, ठीक है। और वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को जो है रेडियो समस्थानिक है ना, इनसे जो है नहीं किया जा सकते, रेडियो समस्थानिक नहीं किया जा सकते, ठीक है। बाकी रंजक से रंग से रंजक किया जाता है, किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक, रक्त से औषध किया जा सकता है। अगला है किसी द्रव्य में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो निस्तारण, ऑप्शन नंबर डी है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित आकार के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। अगला है दोस्तों, कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता, कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता। बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द्रव की कांच के एक बीकर में रखा गया, द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया, बीकर के आधार पर आरोपित दाब के संबंध में निम्न में से दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एक मिश्रण नहीं है, बर्फ, ठीक है, ठीक है, बर्फ मिश्रण नहीं है। दूध, नींबू पानी, मिट्टी, बर्फ मिश्रण नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हवा है, तो हवा क्या है, हवा दोस्तों दोनों है, केवल यौगिकों का मिश्रण, तत्वों का मिश्रण, ठीक है। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आसवन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो रांगा टीन, ठीक है, टीन मिश्रण नहीं है। मृदा, आयुष, समुद्री जल पदार्थ का एक मिश्रण नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों आपका, तो इसका आंसर मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है, शुद्ध, ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ है ना, ये मिश्रण नहीं है। कौन सा टीन, रांगा टीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, विज्ञान के संदर्भ में कौन सा जो है मिश्रण का नहीं है, कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, इसकी संरचना नियत रहती है ही नहीं है, बाकी ये गुण मिश्रण के है, आपको नोट रखने हैं। अगला है मिश्रण के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, तो बी दोस्तों जो है इसका राइट आंसर है, आप देख लेना, है ना। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, कार्बन, है ना, कार्बन के साथ की जाती है। यौगिक C6H12O4 में हाइड्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना होता है, तो 29 का बिल्कुल सी राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है, अणुभार। C2H2O4 2H2 में ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 90। अगला है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जल का वाष्पन, ठीक है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा जो है दोस्तों सही है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना आप अच्छे से जूम करके, है ना।
बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, द्रव्य में भौतिक परिवर्तन किसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं? भौतिक परिवर्तन में अवस्था तथा रंग में अंत परिवर्तन होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कथन पहला असत्य किंतु कथन दो सत्य है। वर्ण लेखन निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। समान माध्यम में विभिन्न पदार्थों की भिन्न विलेयता। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में कौन सा सही है? हमें पता है द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी। एसटीपी में किसी गैस के मोल के लिए परमाणु होते हैं। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? एसटीपी। ठीक है, एसटीपी गैस के लिए एक मोल में परमाणु की संख्या आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर देख लो दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, CN होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके जो प्रश्न है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लगभग आपकी जो है दोस्तों कितनी यूनिट है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 5 आपके जो है 10 यहाँ पर जो दोस्तों आपकी जो यूनिट है तो ये मैं बता दूँ आपके कितनी है टोटल जो है यूनिट, ये दोस्तों 11 यूनिट है। ठीक है, तो 11 यूनिट है, आप लगा सकते हैं। अगर 11 यूनिट, एक यूनिट में अगर आपके 40 क्वेश्चन है तो 11 × 40 आप कर सकते हैं। ठीक है, 11 × 40। ठीक है, तो कितना हो गया आपके लगभग 440 प्लस के आसपास आपके यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस सीरीज़ को देख लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यदि दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रश्न में त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट आपको ज़रूर करना है ना, अगर आपको किसी भी प्रश्न लगे कि इसमें त्रुटि है। तो बाकी दोस्तों अगर आपको बायोलॉजी के भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करें यस, है ना। यदि आप इस प्रकार के टॉपिक से इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नो करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।